करावरा मानकपुर में भी 3.5 करोड़ का जो किसी तरह से जहाल का भी, इसलिए इस क्षेत्र में पानी की किल्लत नहीं रहेगी। और साथ सारा नीमोट क्षेत्र है, मंदोला है, नीमोट है, ठेठराबाद है, लवाना है, दवाना है, बुडोली है, मुंदी है। ये एरिया अगर कानूनी प्रक्रिया क्या है, उन्होंने परमिशन ली कि नहीं ली। स्वामी रामदेव जी ने कोरोना की जो इलाज के लिए मेडिसिन बनाई थी। नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन। हमारे साथ आज मौजूद हैं कोसली के वर्तमान विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, जिनके पास कुछ संगठन आज पहुंचे हैं और वो अपने अपने ज्ञापन लेके आज यहाँ पे मौजूद हैं। तो उस बारे में हम विधायक जी से भी जानेंगे और जो लोग पहुंचे हैं संगठन के उनसे भी जानेंगे कि उनकी क्या दिक्कत थी, और उसके बाद जो विधायक जी हैं वो इसको आगे कब तक कहाँ उठाने वाले। सर, सबसे पहले तो स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप ये बताएं, जो आज 2 संगठन आपके पास आए हैं तो उन्होंने आपको क्या ज्ञापन में सौंपा है और आप क्या करने वाले हैं? देखिए, अभी स्वदेशी योद्धा संगठन ने मेरे को ज्ञापन दिया है स्वामी रामदेव जी को लेके जी। जो पिछले दिनों आपने देखा कि स्वामी रामदेव जी ने कोरोना की जो इलाज के लिए मेडिसिन बनाई थी जी, उसके ऊपर सारा ये बवाल है। और मेरा तो इस संबंध में यही कहना है कि आयुर्वेद को बढ़ाना ही चाहिए जी। आयुर्वेद के बिना कुछ नहीं है। हमारी पुरानी पद्धति है, ऋषि मुनियों की इतनी उम्र होती थी, वो आयुर्वेद पे डिपेंड थी। आयु प्लस वेद, आयु का वेद जानने के लिए आयुर्वेद का महत्व है। और आपने ये भी देखा कि मैंने तो विधानसभा में भी आयुर्वेद कॉलेज खोलने के क्षेत्र में एक डिमांड उठाई थी, लेकिन और आपने इसके साथ साथ ये भी देखा कि भाई कोरोना महामारी में मेरे ख्याल में एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं था जी। अगर पॉजिटिव केसेस को भी काढ़ा पिला का आयुर्वेद का उनसे ठीक करने का, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम जो किया था। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आयुर्वेद ही पक्का इलाज है, क्योंकि आयुर्वेद सिस्टम को ठीक करता है, एलोपैथिक सिम्टम को ठीक करता है। अगर बीमारी को जड़ से ख़त्म करना है तो आयुर्वेद को हमने अपनाना ही पड़ेगा। और मैं रामदेव जी का बारे में ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने इस महामारी में इस तरह के काढ़े तैयार करे जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का इसका लाभ मिला। अगर कानूनी प्रक्रिया क्या है, उन्होंने परमिशन ली कि नहीं ली, उस गहराई में मैं जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि ना ही मेरे को उसके जानकारी है। लेकिन मैं आयुर्वेद का पक्षधर हूँ और रामदेव जी अच्छा काम कर रहे थे। सर, क्या लगता है कहाँ दिक्कत रही होगी? क्योंकि अब तक अगर लोगों के बारे में बोला जाए तो हमारे देश के लोग भी उसी तरीके से लोग सोचने लगे हैं कि एलोपैथी के पीछे एक जो इंग्लिश संस्कृति है उसके पीछे लोग भाग रहे हैं। तो क्या वही, क्योंकि विरोध भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसी के कारण विरोध हो रहा है इसका? नहीं, जैसे आपने देखा खेलों में भी जी, जो हमारे पारंपरिक खेल थे वो सारे पीछे चले गए। जी, क्रिकेट सबसे ऊपर आ गया। जी। और क्रिकेट से आपने पता है कि आर्थिक वो जुड़ा हुआ था। जहाँ जहाँ आर्थिक जुड़ेगा वहाँ गड़बड़ होगी वहाँ हमारे पारंपरिक चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, और जहाँ पैसे का चलन होगा वो चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं। तो बस सेम उसी तरह का ये हाल है। जी। सर, आगे आने वाले समय में इन मुद्दों को आप कहाँ कहाँ उठाएंगे? क्योंकि इन लोगों की उम्मीद है आपसे कि आप इन ज्ञापन इसीलिए इन्होंने दिया है कि आप आगे इस मुद्दे को उठाएं और इस पे कार्रवाई हो, ताकि लोगों तक भी ये पहुँचे और जो कोरोनिल जो दवाई बनाई गई है वो एक आम आदमी को उपलब्ध हो सके उपचार के लिए। मैं तो दवाई अभी तक नहीं कहूँगा जब तक WHO की उसको परमिशन नहीं है, क्योंकि दवाई तो तभी काउंट होगी, लेकिन वो ठीक कर रही थी, आगे भी वो ठीक करेगी। दूसरा, मेरे को आज जो ज्ञापन दिया है मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को ये दूंगा, और करना तो उन्होंने है। उसके ऊपर भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम आयुष विभाग केंद्र को भी भेजेंगे। और अब तो हमारा आपने देखा कि इस कोरोना महामारी में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष किस तरह से इसका मुकाबला बड़ी आसानी से कर पाया, और उसी का परिणाम है अब पूरी दुनिया आज ये मानने लगी है कि नरेंद्र मोदी जैसा कोई नेता है नहीं। और उनके मार्गदर्शन में जब जनसंख्या का घनत्व भारत में इतना था उसके बावजूद भी कंट्रोल करने का काम किया। और उसी का कारण था जब तक WHO का आज तक हम मेंबर भी नहीं बने थे, आज हम कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो उन तक भी डॉक्टर
हर्षवर्धन तक भी भेजने का प्रयास करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इन बातों को सरकार समझेगी और इनको गति मिलेगी। जी सर, आप इलाके के विधायक हैं यहाँ से वर्तमान, तो और भी छोटी मोटी जो समस्याएं हैं वो आपके सामने आती रहती हैं। एक संगठन और भी है हमारे साथ में जिन्होंने आपको एक और ज्ञापन सौंपा है, तो इसके ऊपर भी आप क्या कार्रवाई करने वाले हैं आगे चल के, जो इन्होंने अपने टैंक वगैरह के विषय में आपको बताया? ये तो टैंक का तो मैंने कह दिया जी। अभी एक्शन साहब से बात हुई, जैसे इन्होंने ज्ञापन सौंपा तो टैंक इनका 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम लगवाने का प्रयास करेंगे जी। क्योंकि और ये पहले बताते तो ये पहले लग जाता है। तो ये तो हमारी लोकल समस्या है, इसको तो हम चुस्त दुरुस्त करेंगे ही करेंगे। दूसरा, आपने देखा भी होगा कि कोरोना महामारी के दौरान भी हम 7 बड़े वाटर बक्स लेके आए हैं क्षेत्र में। कोसली ना ये जो भाकली 1 और 2 है, इसमें 6 एकड़ का आज हमारा वाटर बक्स बनने का टेंडर हो चुका है। और निकट भविष्य में, क्योंकि उसमें थोड़े खंबे खड़े हैं, उसकी परमिशन जैसे ही मिलेगी वैसे ही उसका फाउंडेशन स्टोन रखकर उसका काम शुरू कर देंगे। जो 11 करोड़ की स्कीम है वो पूरी पाइपलाइन बदलेंगे हम स्टेशन की और भाकली की, और पूरा सीवरेज सिस्टम को इसमें चुस्त दुरुस्त करेंगे। ठीक उसी तरह से छुआ गांव में भी एक वाटर बक्स का निर्माण, उसका भी टेंडर हो चुका है। करावरा मानकपुर में भी 3.5 करोड़ का जो वाटर बक्स बनना है उसका भी टेंडर हो चुका है। और ठीक इसी तरह से जहाल का भी गांव में टेंडर ना ये होना है, ये कैनाल बेस है तो उसका भी टेंडर हो चुका है। तो 7 जगह के टेंडर अभी हो गए हैं। निकट इसी महीने में हम उन सबको चालू कराने का प्रयास करेंगे, इसलिए इस क्षेत्र में पानी की किल्लत नहीं रहेगी। और साथ साथ मैं आपको अवगत करा दूं, अभी नहरों का पानी का बंटवारे की बात थी। मैंने अभी नहरों के पानी के बंटवारे में मैंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया, तो इंजीनियर इन चीफ से भी मैं मिला हूँ। हमारे हिस्से में कम पानी आ रहा है, जबकि अगर हमारी यहाँ की रिक्वायरमेंट जोड़ी जाए तो कम से कम 500 क्यूसेक पानी होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ 250 और 300 ही आ रहा था। तो पिछले सप्ते में ही मैंने अधिकारियों से बैठक लेके ये निर्णय किया है कि भाई अब हमारी रिक्वायरमेंट हमने 600 करी है, जिसमें हमारे ज़िले के ही 200 तो जोड़ भरने का है। और लगभग पूरे ज़िले की अगर मैं बात करूं तो 150 के आसपास वाटर बक्स भी हैं जो नहरी पानी से भरे जाएंगे। तो और निकट भविष्य में हम हर बार इरिगेशन डिपार्टमेंट से 10 जोड़ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें पाइपलाइन भी लगाएंगे और पानी देंगे। तो अब हमारा 600 क्यूसेक पानी आएगा। पानी को मैं समझता हूँ इस क्षेत्र में मौज रहेगी। लेकिन हमारा नीमोट क्षेत्र है, मंदोला है, नीमोट है, ठेठराबाद है, लवाना है, दवाना है, बुडोली है, मुंदी है, ये एरिया में 400 फीट गहरा पानी चला गया। रोज़ ट्यूबवेल से पानी का दोहन हो रहा है, लेकिन उनका भी मद्देनज़र रखते हुए मैंने अभी कृष्णावती नदी के बारे में अधिकारियों से चर्चा करी है। हमारे पहले कृष्णा नदी आती थी, वो आजकल नहीं आ रही, क्योंकि आपने देखा पीछे राजस्थान में पानी में बांध बंद गए, उसकी वजह से वो नहीं पहुंच पा रही। लेकिन उसके बावजूद भी कल हमने अधिकारियों को बुला के मीटिंग करी थी। अब उसमें हमारा नीमोट और ठेठराबाद 2 गांव तक वो आती है। तो मैं समझता हूँ कि वाटर का रिचार्ज भी हो जाएगा, ज़मीन का पानी, तभी हम आगे भविष्य में हमें पानी मिलेगा। और मैं तो किसान भाइयों से ये भी कहना चाहूँगा, अगर इस तरह से पानी का दोहन होता रहा तो 10 साल में हमारी हालत भी नांगल चौधरी से भी कहीं नीचे चली जाएगी। इसलिए समय का पानी का सदुपयोग समय के अनुसार ही करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों का हक हम अभी से ना खाएं। और मुख्यमंत्री ने इस पर कहा भी है, आपने देखा होगा, अगर धान की उन्हीं को इजाज़त मिली थी उसकी परसेंटेज किसान के आधार पे, और जो धान नहीं बोएगा उसको 7,000 रुपये का सरकार बोनस भी दे रही है। तो कहने का मेरा भाव ये है कि हमारी सरकार आने वाले भविष्य के लड़ाई लड़ रही है और उसी पे हम भी काम कर रहे हैं। सर, ये तो अपने लोकल मुद्दे हैं। अगर हम भारत और चीन के बीच में जो विवाद चल रहा है उसके ऊपर देखें तो पिछले कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री का भी एक बयान आया है कि कोई भी ज़मीन चीन के द्वारा एक्वायर हमारी नहीं की गई है, कब्जे में नहीं ली गई है। लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार सवाल उठा रहा है कि चीन को ज़मीन इन्होंने दे दी है। तो इस मामले में आप क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष का काम तो सवाल उठाना ही होता है, और विपक्ष सवाल नहीं उठाती, बल्कि इसके देश के साथ सदा धोखा करती आई है। आपने देखा पिछले दिनों जब चल रहा था
और हम जब मना कर रहे थे तब ये राहुल बाबा जाके चाइना की एम्बेसी में हमारे हिंदुस्तान के बारे में गुफ्तगू करते नज़र आए। फिर मीडिया ने पकड़ा तो बोला मैं तो गया ही नहीं, मैंने करा ही नहीं। लेकिन फिर और ज़्यादा उनको दिखाया कि आप गए थे, ये सब कुछ है, तब कहीं उन्होंने माना। मतलब उनकी तो कोई बात ही नहीं है। और रही बात ये है कि वो ज़माने चले गए जब चाइना हमारी ज़मीन हड़पता था। 72,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन जो हड़पी थी, उस समय का ज़माना था जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू कहने लगे इसमें कोई घास का तिनका तक नहीं होता, तो इसका क्या फ़ायदा है, इसको देने में ही भलाई है। तो उस समय के MP उन्हीं के पार्टी के थे, मिस्टर तिवारी। तो उन्होंने ये कहा था अगर मेरे सर पे भी बाल नहीं है, बंजर है, क्या इसको भी गर्दन से यहीं से कटा दूं? तो इनको ये समझ लेना चाहिए अगर भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी नहीं है, ये देशभक्तों की पार्टी है। और 1 भी इंच ज़मीन प्रधानमंत्री कह रहा है तो 200% सही है। क्योंकि आपने देखा प्रधानमंत्री का जो विश्वास भारत की जनता पे है, उतना मेरे ख्याल में आज तक के प्रधानमंत्रियों पे किसी का भी नहीं हुआ। और आज तो हम मजबूत हैं। 62 वाला ज़माना चला गया। 62 में ना हमारे पास बंदूक थी, ना हमारे पास आमनेशन था, कुछ नहीं था। तो आपने देखा कि यहाँ पे कुछ संगठन भी आए थे जो कि वर्तमान कोसली के विधायक हैं, उनसे मिलने के लिए और अपने अपने मुद्दों पे। लेकिन अब ये आने वाला समय ही तय करेगा कि इनके मुद्दों का क्या होता है और आने वाले समय में क्या इनके मुद्दे सही से काम कर पाते हैं। मैं अपने सहयोगी रोहित के साथ अमित अमन, स्टेट न्यूज़ हरियाणा। खेल व शिक्षा दोनों पर अधिकार, बच्चे कर रहे हैं अपने सपने साकार। राव निहाल सिंह पब्लिक स्कूल, बच्चों के सर्वांगीण विकास का आधार।